हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 की बुक का पहला चैप्टर भी पढ़ गया है, पादपों में पोषण, यानी पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं, ये सब पहले लेसन में पढ़ लिया है। आज क्लास 7 की बुक का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, 1 या 2 प्रश्न आपको इससे जरूर मिलेगा, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस की वीडियो रात को 9 बजे आती है और NCERT वाली वीडियो आपको सुबह 9 बजे मिलती है। तो आप लोग दोनों वीडियो देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मैंने पहले लेसन में समझाया था कि पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आगे लिखा है, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। आगे लिखा है, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला होती है कि कुछ सीधे पौधों को ही खा लेते हैं, कुछ उन जंतुओं को खाते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राणी जो है, जीव जंतु जो हैं, पौधों पर ही निर्भर हैं। आगे लिखा है, याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी सम्मिलित है। तो कक्षा 6 वाली बुक में मैंने आप लोगों को संतुलित आहार के बारे में बताया था। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजन के जो संघटक हैं वो यहाँ पर लिखिए। तो ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी कि तो अनेक जो जंतु होते हैं वह जटिल पदार्थों का सीधे अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनका सरल पदार्थों में विखंडन होता है। तो यह जो परिवर्तन होता है इसे ही कहा जाता है टूटना या विखंडन होना, और इस प्रक्रम को कहा जाता है पाचन। यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी बताया जा रहा है। ये जटिल पदार्थ हैं, आप देख सकते हैं, ये सरल पदार्थ में विखंडित हो जाते हैं और यह प्रक्रम कहलाता है पाचन। आगे लिखा है, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। तो खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। लिखा है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। यानी कि जो प्राणी होते हैं उन सब में जो खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां हैं वह भिन्न भिन्न हैं। मधुमक्खी और हमिंग बर्ड क्या करते हैं, पौधों में जो मकरंद होता है उनको चूसते हैं। इसके अलावा मानव और जो जंतु होते हैं कुछ, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वह अपनी माँ का दूध पीते हैं। अजगर और सांप क्या करते हैं, ये अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। और जो जलीय प्राणी होते हैं पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण यानी उनको खाते हैं।
तो ये अंतर्ग्रहण की विधियां हैं जो सभी में भिन्न भिन्न होती हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है और इससे प्रश्न पूछा गया था। ये जो लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं सेम यही लाइनें आपके क्वेश्चन में छपी हुई थी और पूछा गया था कि ये किस जंतु के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है स्टार फिश यानी तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये ऑनलाइन जो पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे आपको याद रखना है। जो स्टार फिश होती है ये उन जंतुओं को खाती है जिनका कवच कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये कवच खोलती है और अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के जो कोमल भाग होते हैं उनको खा लेती है। उसके बाद आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये आपको याद रखना है, स्टार फिश यानी तारा मछली ऐसा करती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव में पाचन, ये इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मानव में पाचन कैसे होता है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं भाग? पहला लिखा है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या इसी को ग्रस्का कहते हैं, फिर आमाशय, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठवां क्या लिखा है मलद्वार अथवा गुदा। यह एक बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। यानी ये जिस तरीके से विभिन्न भागों से गुजरता है तो इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप में होता है, यानी क्रम से होता है। आगे लिखा है आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। तो लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ये क्या करती हैं? ये पाचक रस का स्रावण करती हैं, यानी पाचक रस को निकालती हैं। आगे लिखा है पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये मानव का पाचन तंत्र है। आप लोग इस चित्र में समझ सकते हैं। ये मुख गुहिका है, ये लाला ग्रंथि है, यहाँ पर ये ग्रस्का है जिससे भोजन जो है आमाशय तक पहुंचता है। ये आपका आमाशय है। ये यकृत, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये यकृत है। ये पित्ताशय है। तो पित्ताशय में क्या होता है? जो पित्त रस स्रावित होता है यकृत द्वारा, तो इसका जो भंडारण है वह पित्ताशय में होता है। ये आपको याद रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पित्त रस का भंडारण कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में होता है। ये पित्ताशय है। इसके बाद ये अग्नाशय है, ये क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत है, और ये आप देख सकते हैं बड़ी आंत है जो ये मलाशय से जुड़ी होती है, और ये है नीचे मलाशय। तो ये मानव का पूरा पाचन तंत्र दिखाया गया है चित्र में। अब एक एक करके इन्हें डिटेल में समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले लिखा है मुख एवं मुख गुहिका। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान से समझते चलिए। आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसा मैं बता रही हूँ कहाँ से प्रश्न बनता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ये सभी वीडियो आप देख लेते हैं तो साइंस का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए मुख एवं मुख गुहिका के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की
क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। यानी जो भोजन होता है वह शरीर के अंदर हम लोग लेते हैं, तो यह जो क्रिया है यह अंतर्ग्रहण कहलाती है। और भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा ही होता है, क्योंकि मुख द्वारा ही भोजन को हम लोग अंदर ले जाते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्त का यानी सॉकेट में दसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा इनके कार्य भी भिन्न होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर दांतों की व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए दांतों की व्यवस्था को भी पढ़ लेते हैं। दांतों के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के दांत मुंह में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक और कृंतक। ये दांतों की पूरी व्यवस्था दिखाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है ये आप देख सकते हैं। एक तरफ 3 होते हैं और एक तरफ 3 होते हैं चवर्णक दांत, यानी ये नीचे का हिस्सा समझ लीजिए। तो चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? 6। इसी प्रकार से 4 दांत होते हैं नीचे अग्र चवर्णक, ये आप देख सकते हैं, ये और ये। उसके बाद रदनक दांतों की संख्या होती है 2 और कृंतक की संख्या होती है 4। तो ये एक जबड़े की व्यवस्था दिखाई गई है। 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुख में, ये 16 दांत यहाँ पर दिखाई गई हैं। और 4 प्रकार के दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है ये भी यहाँ पर बताया गया है। यानी कृंतक की संख्या होती है पूरे मुख में, यदि आप दोनों जबड़ों में जोड़ेंगे तो 8 होती है। रदनक की 4 होती है। अग्र चवर्णक की 8 होती है दोनों जबड़ों में, और चवर्णक की होती है 12। तो ये आपको याद रखना है, ये एक जबड़े की व्यवस्था दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में भी जान लीजिए। बच्चों के मुंह में जो दूध के दांत निकलते हैं वह 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं और उसकी जगह पर दूसरे दांत निकलते हैं। तो जो दांत पहले गिर जाते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद जो दांत निकलते हैं वह स्थायी दांत कहलाते हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो बच्चों के जो दांत निकलते हैं 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं, और वृद्धावस्था आने तक ये दांत फिर से गिर जाते हैं। तो सभी के नहीं गिरते हैं, कुछ लोगों की वृद्धावस्था में दांत गिर जाते हैं। तो ये तो दांतों के बारे में पढ़ लिया, दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। अभी आपको चित्र में दिखाया था कि ये लाला ग्रंथि है जो लाला रस स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। तो लाला रस क्या करता है? जो भोजन में मंड होता है उसे शर्करा में बदल देता है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। यदि आपको अच्छे से समझना है तो चलिए क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। छोटा सा क्रियाकलाप है। क्या लिखा है? 2 परख नलियां लीजिए, उन्हें ए तथा बी में चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-4 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों हो जाता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है।
तो यही आपको याद रखना है कि जो लाला रस होता है वह भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। यहाँ चावल पर प्रयोग किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाला रस जो होता है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो आपको यही याद रखना है कि लाला रस मंड को शर्करा में बदल देता है। अब जीभ के बारे में बताया जा रहा है कि मुख में जीभ होती है और जीभ का कार्य क्या है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गोका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने में सहायता करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। यानी लार को मिलाने का कार्य करती है और भोजन निगलने में सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप के द्वारा हम स्वाद कलकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप बताया गया है और ये कहा गया है कि जीभ में कौन सा भाग किस स्वाद का पता देता है, ये बताया जा रहा है। तो चलिए आपको चित्र में बता देते हैं कि जीभ के कौन से भाग से किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान होता है। तो ये जो चित्र है, आपको क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। तो जीभ में ये जो विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं, सबसे पहले ये वाला भाग आप देख सकते हैं। तो ये जो भाग है ये देता है मीठा स्वाद। उसके बाद ये जो भाग दिखाए गए हैं ये इस तरीके से, दूसरे रंग से आपको दिखाते हैं, ये इस तरीके से जो दिखाए गए हैं ये नमकीन स्वाद का क्षेत्र होते हैं। यानी इस वाले भाग से नमकीन स्वाद पता चलता है। उसके बाद जो ये दिखाए गए हैं ये आप देख सकते हैं, तो इनसे खट्टा स्वाद पता चलता है। और ये जो ये वाला भाग है, ये पीछे वाला जो भाग है ये, इससे पता चलता है कड़वा स्वाद। तो ये जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं। इससे मीठा पता चलता है, इससे नमकीन, इससे खट्टा और इससे कड़वा, ये आपको याद रखना है। तो दांतों के बारे में जान लिया, जीभ के बारे में जान लिया, जीभ पर स्वाद के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनके बारे में जान लिया। अब लिखा है भोजन नली यानी ग्रसिका। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है, यानी निगला हुआ भोजन। यहाँ पर भोजन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए यहाँ लिखा होगा भोजन। तो निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। यानी जो ग्रसिका होती है उसमें संकुचन होता है, तो इसी संकुचन के द्वारा जो भोजन हम लोग मुंह से लेकर चबा लेते हैं और चबाने के बाद उसे निगल लेते हैं, तो वह भोजन संकुचन के कारण ही नीचे की ओर जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ खाते हैं और वह उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी वह आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। ये ग्रसिका है, ये भोजन आप देख सकते हैं। ये भोजन इसमें मुंह के द्वारा निगल लिया जाता है, मुंह से दांतों द्वारा चबाया जाता है, गले से ये निगल कर इसमें आमाशय तक पहुंचता है। ये आमाशय है और ये किस तरीके से नीचे पहुंचता है? संकुचन के कारण। अगर संकुचन ना हो तो भोजन नीचे की ओर नहीं जाएगा। ये संकुचन ही भोजन को नीचे की ओर धकेलता है, ये आपको याद रखना है। अब आमाशय के बारे में बताया जा रहा है। भोजन नली यानी ग्रसिका के बारे में पढ़ लिया।
यह क्या करती है, यह भोजन को आमाशय तक ले जाती है। अब आमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे आकार की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये आपको याद रखना है। यह एक ओर ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में खुलता है। यानी एक तरफ से यह भोजन ले रहा है किससे, ग्रसिका से, और दूसरी तरफ यह क्षुद्रांत्र में खुलता है। आगे लिखा है, आमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये प्रश्न प्रैक्टिस में मैंने लिया है। इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है कि आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो श्लेष्मल प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्रावण करता है। श्लेष्मल जो होता है आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है, और जो अम्ल स्रावित होता है वह क्या करता है, उन जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, और ये माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और जो पाचक रस होता है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत के बारे में लिखा है। छोटी आंत जो होती है लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए क्षुद्रांत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। आगे लिखा है, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पित्त रस का स्रावण कौन करता है, यकृत करता है। पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको दोनों ही याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय, अब अग्नाशय के बारे में बताया जा रहा है। क्षुद्रांत के बारे में, यकृत के बारे में पढ़ लिया। अब अग्नाशय के बारे में यहाँ पर समझाया जा रहा है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं इतनी, ये आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, जो वसा होती है वह वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है, और प्रोटीन एमिनो अम्ल में। आप लोग कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। आप स्वयं से अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ, जहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनता है, वो आप अपने याददाश्त के लिए याद रख सकते हैं। तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ था जो मैंने अभी छोड़ दिया यहाँ पर, ये पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में
वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलते समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। तो जो मार्ग है वो एक ही है, लेकिन फिर क्या है, एक वाल्व लगा हुआ है। ये क्या करता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेता है ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। और किसी कारणवश जब हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो वो भोजन के कुछ कण श्वास नली में चले जाते हैं तो हमें खांसी आती है, हिचकी आती है और घुटन का अनुभव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अब आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज कैसे हुई उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ये एक दुर्घटना हुई, तो उसी के बाद आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्षुद्रांत्र में अवशोषण। क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। तो इसमें क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसकी आंतरिक भित्ति पर दीर्घ रोम होते हैं, रसांकुर होते हैं और ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो यही क्रिया यहाँ पर समझाई जा रही है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है, यानी दीर्घ रोम क्यों होते हैं छोटी आंत में? तो ये क्या करते हैं, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह पचे हुए भोजन का दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्या होता है कि जो पदार्थ अवशोषित किया जाता है उसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में कर दिया जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को कहा जाता है स्वांगीकरण। कोशिकाओं में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी पानी में हो जाता है और इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। यानी भोजन का पचा हुआ जो भाग होता है उसका तो अवशोषण हो जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जो भाग पचता नहीं है उसका अवशोषण भी नहीं होता तो उसे भेज दिया जाता है बृहदांत्र में यानी बड़ी आंत में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बृहदांत्र जो होती है
ये लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन ये चौड़ी होती है, इसीलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। तो लिखा है बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब लिखा है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, यानी जो जंतु घास खाते हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। ये तो मानव की पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, तो चलिए अब घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? सभी ने देखा होगा। बकरी है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, ये सभी क्या है? शाकाहारी जंतु है। ये घास खाते हैं और छोटे छोटे पौधे भी खा लेते हैं। आगे लिखा है वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे ना खा रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। यानी ये जो पशु होते हैं ये रोमंथी पशु कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं रोमंथन, यानी जुगाली करना। और ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो क्या होता है कि जो जंतु घास खाते हैं ये क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी निगल लेते हैं घास को। आपने देखा होगा गाय भैंसें बकरी लगातार अपना मुंह चलाती रहती हैं और फेना जैसा उनके मुंह से निकलता रहता है। तो ये क्या करती हैं, ये अपने भोजन को जल्दी जल्दी से खा लेती हैं और आमाशय के एक भाग में एकत्र कर लेती हैं। इनका जो आमाशय होता है ये 4 भागों में बटा होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिखाया जा रहा है। ये रूमेन है, ये क्षुद्रांत्र है, ये ग्रस्का है। तो ये घास को जल्दी जल्दी से खा रही हैं। आमाशय के एक भाग में ये एकत्र हो रहा है। ये इनका आमाशय दिखाया जा रहा है। ये अंधनाल है और ये बड़ी आंत है। फिर क्या होता है, फिर ये उस भोजन के एक एक भाग को पुनः मुख में लाती हैं। फिर क्या करते हैं, ये उसको चबाते हैं। तो यह प्रक्रिया रोमंथन कहलाती है, यानी जुगाली करना इसे कहते हैं। और ये पशु रूमिनेंट यानी रोमंथी पशु कहलाते हैं। आगे लिखा है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि मानव सेलुलोज का पाचन करते हैं या नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। और कुछ जंतु भी होते हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। और घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। और जो रूमिनेंट होते हैं यानी रोमंथी पशु होते हैं, उनके शरीर में यानी रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसीलिए ये जंतु घास खा लेते हैं और उसे पचा भी लेते हैं। अब यहाँ पर बूझो और पहेली के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि मानव सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता। तो उसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आखिर क्यों मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। तो लिखा है जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। जो अभी मैंने आपको गाय का जो चित्र छपा था उसमें दिखाया था, ये अंधनाल है। तो भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। यानी अंधनाल जो होता है वह मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता है, जबकि जो जंतु घास खाते हैं उनके पास अंधनाल होता है। इसीलिए सेलुलोज का इनके शरीर में हो जाता है। ये होता है अंधनाल। ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने सफेद दिखा रही हूं मैं, ये होता है अंधनाल, जो मानव में अनुपस्थित होता है। इसीलिए ये जंतु
सेलुलोज को पचा लेते हैं। अब लिखा है, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो ये नीचे बताया जा रहा है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा में कैसे होता है पाचन? लिखा है, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोश की जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब कहते हैं, यानी कृत्रिम पांव होते हैं ये इसके, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। अब इनके पास ना मुख होता है ना पाचन तंत्र होता है, इनके पास ये पादाब यानी कृत्रिम पांव होते हैं। अमीबा को जब भोजन का आभास होता है, यानी ये सूक्ष्म जीवों का आहार करती है, जब इसे आभास होता है कि कोई सूक्ष्म जीव इसके पास है, तो ये क्या करती है, खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये अमीबा है, ये केंद्रक है, ये पादाब हैं, ये खाद्य कड़का है, इनका अंतर्ग्रहण हो रहा है, ये खाद्य धानियां हैं और ये बहिक्षेपित अपशिष्ट है। आगे लिखा है, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों के शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि भोजन सभी के लिए आवश्यक है, सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ये जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है और सभी में पाचन की क्रिया होती है, जंतुओं में भी मनुष्य में भी, और जिनमें मुख और आमाशय नहीं पाया जाता उनमें भी भोजन का पाचन होता है, अंतर्ग्रहण होता है। तो ये सब इस लेसन में पढ़ लिया। जंतु जो होते हैं इनके पास अंधनाल होता है, इसीलिए ये सेलुलोज को पचा सकते हैं, जबकि मानव में ये अनुपस्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए मनुष्य जो है सेलुलोज को नहीं पचा सकता। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि दस्त लग जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ये बताया गया है कि जीवन रक्षक घोल होता है उसे पिलाना चाहिए। इसे ORS कहा जाता है, जो डॉक्टर देते हैं हम लोगों को। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडे किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो अच्छा लेसन था। इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। जहाँ जहाँ मैंने बताया है कि यहाँ से प्रश्न बनता है उसे याद रखिएगा। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने बताए हैं प्रश्न वहीं से बनते हैं और पूछे भी गए हैं। तो जो अब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ
तो आज का जो लेसन है वह यहीं पर समाप्त होता है। ये अच्छा लेसन था, आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ वहाँ आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पहले पूछे जा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और मैंने उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। आप लोग वहाँ से साइंस की प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बस आप प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ लिखा हुआ है साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ मैंने जनवरी 2024 तक के जो पेपर हुए हैं ऑफलाइन वाले, वहाँ तक मैंने करवा दिए हैं। जो 7 जुलाई वाला पेपर बचा है उसको भी मैं जल्द ही सॉल्व करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।